इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि बस स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि जो आप स्टेट में कई चीज़ें जो आप स्टेट में कर सकते हैं वो आप यूटी में नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पैटर्न, हमारे कायद जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद फौरी तौर पे ये वापस लेना ये एक अलार्मिंग चीज़ है। जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन के आखिरी चंद दिन चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद शफी हुडी, MLA हुडी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं। सज्जाद साहब, आखिरी चंद दिन है, एक लंबा सेशन था, किस तरीके से इस पूरे सेशन को देखते हैं? क्या सरकार वो सारे काम कर पाई जो उन्हें इस सेशन में करने थे? क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाई? देखिए, सेशन का मेन मकसद होता है कि आप लोगों की मुश्किलात को, लोगों की प्रॉब्लम्स को और उनको प्रायोरिटाइज़ कैसे किया जाए, उनको कैसे उजागर करें। वो हर एक MLA ने अपनी लेवल पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मसाइल को उजागर किया है, असम्बली में उठाया कि लोगों की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी मुश्किलात हैं, और यही एक हाउस होता है जहाँ पे आप उठा सकते हैं। बाकी 11 महीने या 10 महीने तो आप लोगों के साथ ही होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन कई चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे उठाई जाती हैं और यहीं पे उनका अजाला हो सकता है। तो ओवरऑल जो है हमने अपने मसाइल उठाए और काफ़ी मसाइलों का जवाब भी मिला, काफ़ी मसाइलों के हल भी हुए, काफ़ी जो चीज़ें हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को बोला, उनके फीडबैक भी मिला। सो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद द सेशन जो है। बाकी फिर वही है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ए यूटी गवर्नमेंट एंड ए स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि बस स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि जो आप स्टेट में कई चीज़ें जो आप स्टेट में कर सकते हैं वो आप यूटी में नहीं कर सकते हैं। जहाँ 2 पावर सेंटर्स होते हैं तो वहाँ डिफ़िकल्टीज़ तो आती है। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे सेशन में देखने को मिली, लेकिन एक डिबेटेबल सबसे बड़ी चीज़ थी, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स थी। कहा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कहा कि हमारे दफ्तरों से सिक्योरिटी को हटाया गया। और इससे पहले हमने देखा कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर पे भी क्लोज असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, और अब कई सारे MLA जिसमें आप भी हैं, आपने कहा कि हमारा एस्कॉर्ट हमसे लिया गया। तो किस तरीके से इस पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हैं? ये गंभीर चीज़ है। ऑलरेडी आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे पैटर्न, हमारे कायद जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद फौरी तौर पे ये वापस लेना ये एक अलार्मिंग चीज़ है। जहाँ पे Z+ सिक्योरिटी के फ़ारूक अब्दुल्ला साहब 3 टाइम के चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, MP, और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं। बरसगीर में उसको दुनिया जानती है, दुनिया के वो एज ए नॉन पॉलिटिशियन है। अगर उनकी सिक्योरिटी में इतनी लैप्सेस हैं तो फिर हम लोग तो कहीं हैं ही नहीं। और ये प्रेटेक्स्ट दिया जाएगी जी कि बिहार इसमें बंगाल में इलेक्शंस हैं और हमें आसाम में इलेक्शन है और हमें यहाँ से भेजना जा रहा है। अरे आपका इतना बड़े मुल्क में इतनी फोर्सेस हैं, आपको जम्मू एंड कश्मीर से ही फोर्सेस को उठाना है और कोई जगह नहीं मिली हुई है। तो इन्होंने अब यही डिफरेंस है ना, अगर यूटी नहीं होती, स्टेट होती, होम हमारे पास होता तो ये चीज़ें नहीं होती। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी असेंबली सेशन चल रहा है और जो सिक्योरिटी है वो कश्मीर में उनकी बैरक्स में कहीं सो रही होगी, कहीं बैठ रही होगी। जो जितने भी लीडर्स हैं वो इस वक्त जम्मू में हैं और 20-25 दिन इनको बता के इनसे उनका एस्कॉर्ट जो है वो लिया गया है। नहीं, कोई बता के नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई हमें डायरेक्शंस आई हुई हैं, हमें यहाँ से ट्रुप्स को मूवमेंट करनी है उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे 4 इलेक्शन है, तो इसलिए जी हम आपकी ये जो है सिक्योरिटी फ़िलहाल आपकी विड्रा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, वो आप इन्हें प्रेटेक्स्ट बना दिया कि असम्बली जहाँ आ रही है, लेकिन अब जम्मू भी कहाँ सेफ़ है, आप मुझे बताइए ना। जहाँ जम्मू में शेख फ़ारूक अब्दुल्ला के ऊपर अटैक, कश्मीर में होता तो हम फिर भी मान लेते, जम्मू में अटैक होता है तो आप जम्मू भी कहाँ सेफ़ है। तो इसलिए हमारा ये था कि भाई सिक्योरिटी को, हमने तो पिछली बार हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल हमारे साथ थी, हमारे स्कॉट्स हमारे साथ यहाँ आए हुए थे, दे वर टोल्ड टू अकम्पनी द लेजिस्लेचर्स। तो इस बार नहीं दी तो हम स्कॉट्स के बगैर आ गए। अब क्या कर सकते हैं, हमें तो लोगों के मसाइल उजागर करने हैं ना, हमें तो असम्बली में आना था, हमारे लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खतरा लगता है ऐसी सिचुएशन में जहां आप खुद कह रहे हैं कि जम्मू जैसी जगह पे भी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर पे अटैक हो रहा है, तो जो छोटे लेजिस्लेटर्स हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्या उन्हें भी कहीं ना कहीं डर फील होता है? ऐसे डर फिर तो होता है, ब्रीच तो है, सिक्योरिटी ब्रीच तो होती है। सिक्योरिटी ब्रीच देखिए, दुश्मन को आप इतना कमज़ोर नहीं समझिए, और दुश्मन को अगर मौका मिलेगा उसको तो न्यूज़ बनानी है। अगर एक ही 2 मिनट के लिए एक ही लेजिस्लेचर के ऊपर अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी एक भी लेजिस्लेचर के ऊपर अटैक हो जाता है तो न्यूज़ बन गई, उनको तो वही चाहिए।
इस चीज़ को इनको देखना चाहिए था कि भाई सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सजाद साहब, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कल देखने को मिली, उसमें दो इम्पॉर्टेंट बिल्स जो सामने आई, वो एक लैंड ग्रांट्स बिल है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर तनवीर सादिक साहब ने लाई और उसे कहा गया कि आप अभी टेबल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एक और बिल जो सामने आई वो रिजर्वेशन की आई। सबसे पहले लैंड ग्रांट बिल पे अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि लोगों के हित में है, वहीं ऑपोजिशन जमातें जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है, उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोगों को, अपने वर्कर्स के फेवर के लिए इस बिल को लाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कितने वर्कर्स हैं? ये बिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए लाया गया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने लैंड टू टिलर दिया है, जो बरसगीर में कहीं नहीं हुआ है। तो हम अपने लोगों की लैंड को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनकी उनकी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से आ गई? क्या उसमें बाकी लोग नहीं, बाकी जमातें नहीं है, बाकी जमातों के लोगों ने वोट नहीं दिए, बाकी लोग नहीं रहते हैं? मेरे यहाँ पे मेरे खिलाफ 24,500 वोट मेरे खिलाफ पड़े हैं, 41,000 वोट मुझे पड़े हैं, 24,000 मेरे खिलाफ पड़े। क्या वो 24,000 वहाँ नहीं रहते हैं? जब ये बिल पास होगी, जब इस बिल के हकूक लोगों को, क्या वो सिर्फ 40,000 को मिलेंगे? क्या वो उन 24,000 को नहीं मिलेंगे? तो ये दिस इज मॉकरी, ये पॉलिटिक्स प्लेइंग विद अलॉन्ग विद द गैलरी जिसको कहेंगे हम, ये गैलरी के साथ की जाती है, ये पॉलिटिक्स की जाती है। ये आज क्या बोलेंगे पीडीपी वाले, क्या बोलेंगे? आज हम जिस तहाने पे पहुंचे हुए हैं, ये पीडीपी की देन है। हमें पीडीपी का कहना है जब हमने ऐसी ही बिल लाई थी जिसमें गरीब लोगों के लिए कहा गया था कि उन्हें लैंड राइट मिलेंगे, जो घास चराई पे, शामिलात पे 5 मरले 3 मरले पे रहते हैं पिछले 20 साल से 30 साल से, उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे लैंड ग्रैबर्स कहा, और आज जब खुद इन्होंने बिल लाई जो अमीरों के फ़ायदे के लिए है, तब ये बिल सही हो जाता है। आप कैसे अमीरों के फ़ायदे किए? आप मुझे बताइए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी है, वहाँ पे कौन से अमीर रहते हैं जो अगर ये बिल पास होगी तो उनके अमीरों में? वहाँ हमने यही कहा है कि भाई जिसकी घास चराई है, जिसकी ज़मीन के साथ मलकियत के साथ दे सरकार है, उसको वो मिलनी चाहिए, उसका वो हक मिलना चाहिए। तो मुझे बताइए वहाँ कौन से मेरे वहाँ अमीर हैं? ये अमीर गरीब लड़ाई जो है ना, ये कागज़ों में ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है। क्या इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो हमें नहीं पता, वो आया नहीं है। तो हमने कहाँ से इसमें गरीब और अमीर वाली बात है? हमने पूरी स्टेट के लिए एक बिल लाई है, तो स्टेट के लिए बिल लाई है, उसको एडमिट किया है, तो कि भाई इसको एडमिट किया जाए। अब लाई, एडमिट किया, तो अब आप कहते हैं एडमिट। अब इनको तकलीफ सिर्फ इतनी है कि इनके मेंबर ने लाई तो एडमिट होगी, हमने जब लाई थी उसको तो एडमिट नहीं हुई थी। चलो, उसके साथ रिजर्वेशन पे कल बात हुई। डॉक्टर बशीर वीरी आपके लेजिस्लेटर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने साथी हैं, पुराने लीडर हैं, कल वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए। उस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस। इमोशन से कोई चीज़ नहीं होती है, आप भी जानते हैं। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आप इमोशंस वहाँ दिखाइए जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है। हमने ऑलरेडी रिजर्वेशन पे कैबिनेट सब कमेटी ने जो कैबिनेट रिपोर्ट दी, कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को अप्रूव किया, और वो जो है एलजी साहब को भेज दी गई फाइनल सिग्नेचर के लिए। क्योंकि हम अगर हमारी स्टेटहुड होती तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कैबिनेट में अप्रूव कर देते, इट वुड हैव बीन अ लॉ। अब यही फ़र्क है ना बिटवीन स्टेट और यूटी, यही डिफरेंस है। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड? क्योंकि आपके पास वो कुछ कई चीज़ें जो आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। अब 2 महीने से या 3 महीने साहब ऐसे एलजी साहब के टेबल पे वो है, अब एलजी साहब ने उसको वो मंजूरी नहीं दे रहे। 3 महीने से मंजूरी नहीं मिली, तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या कसूर है? व्हाट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट की क्या गलती है? उमरुद्दुल्ला गवर्नमेंट की क्या गलती है? तो ऑलरेडी उस पर इसीलिए बोला गया था कि भाई ये ऑलरेडी ये सब कमेटी बन के, ये रिपोर्ट बन के इसको भेज दिया गया है। जब भेज दिया गया, हमने अपना काम कर दिया गया, तो अब इसको यहाँ टेबल करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है, इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोई तुक ही नहीं बनती है। हाँ, अब सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी हुई है, देखिए कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कैबिनेट ने उसको अप्रूव करके भेज दिया है, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ओपन मेरिट वालों के लिए वो अच्छा ही होगा। हम भी उस हक में हैं, हम भी उनके हक है कि वो चीज़। लोग उस पूरे सिनेरियो को देख के कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके अपने लेजिस्लेटर की बात नहीं सुनी जाती, तो लोगों की क्या बात सुनी जाती? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल लेजिस्लेचर्स की बात सुनी जाती है। मैं 1-1.5 साल से लेजिस्लेचर हूँ, मैं ऐसी कोई खुदा न खास्ते ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नाजायज़ बात मेरी कभी नहीं सुनी जाएगी, वो न सुननी चाहिए, लेकिन जायज़ बातें मेरी हमेशा सुनी गई। हाँ, डिपार्टमेंट ने सुनी है, ऑफिसर्स भी सुनते हैं, मिनिस्टर साहिबान भी सुनते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी सुनते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं सुनी जाती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक चीज़ ऑलरेडी एक चीज़ काम हो चुका है उसका,
वो मुकम्मल हो के एक स्टेज पे पहुंची हुई है, तब उसके ऊपर क्या डिस्कशन कर सकते हैं हम। हाँ, वो रिजेक्ट करते हैं, तब हम इस बिल को असेंबली में ला के इसको डिस्कशन करके इसको पास करा सकते हैं कि भाई आपने इसको ये किया, हम वी द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हम इसको दोबारा आपको बोल के कहते हैं कि भाई इसको करनी है। जब अभी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है, बोला नहीं है, तो अब इसके ऊपर डिस्कशन करने का तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी डिस्कशन करने की कोई तुक बनती है। सजाद साहब, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उड़ी पावर प्रोजेक्ट NHPC को एक और बार गया है, उस पर काफ़ी डिबेट हो रहा है। PDP एक बार फिर से कह रही है कि यहाँ हम एक तरफ से बिजली की, मुफ्त बिजली की बात करते हैं और वहीं पावर प्रोजेक्ट NHPC को दे रहे हैं। और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने चाहिए, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये उड़ी 1 स्टेज 2 है, 240 मेगावाट है। ये ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट है, दूलहस्ती का है और एक उड़ी का है। ये ऑलरेडी ये इसका DPR बना हुआ था जब उड़ी 1 बना, उसके बाद कि इसका फेज 2 स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी इट वाज इन दियर। उसके बाद उड़ी 2 बना। उड़ी 1 में तो हमें कुछ नहीं, मतलब MOU साइन नहीं हुआ। उड़ी 2 में 12% जो है इसका जो जम्मू कश्मीर को मिलेगा वो मिल रहा है। और इस पे भी हमने यही बात बोली, हालांकि ये मान नहीं रहे थे, कहते ये ऑलरेडी इट वाज इन द पाइपलाइन, स्टेज 2 ऑलरेडी पाइपलाइन में, क्योंकि इसको अंदर से ही उनने वहीं से इनलेट करना है उड़ी 1 से ही, तो इसमें वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो स्टूड, चीफ मिनिस्टर स्टूड इट कि भाई आपको इसमें 12% जो है हमारा वो उसको देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मुहरा पावर प्रोजेक्ट है, उसको वो हमारा अपना हेरिटेज प्रोजेक्ट को हम लेना चाहते हैं, उसको हम PPP मोड में लेंगे या IPP मोड में ले लेंगे, वो हमारा अपना होगा। इसी तरह मेरा 7 मेगावाट का चंदनवाड़ी प्रोजेक्ट है, वो भी हम IPP मोड में दे रहे हैं, अपने कश्मीर वाला ही वो काम करेगा, उसका जो रेवेन्यू होगा सारा वो हम स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। PPP मोड में, IPP मोड में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमारे अपने हैं। इसमें हमने 12% जो है वो हमने लिया है कि 12% वहाँ। लेकिन एक बात है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से हमारी 2 चीज़ें दूर होती हैं। एक मज़दूर से लेके एक इंजीनियर तक को आज इतनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, छोटा मोटा ठेकेदार होगा, बजरी बेचने वाला होगा, उनको ये बेनिफिट होगा, लोगों को कम से कम लोगों के चूल्हे जलेंगे और 12% बिजली जो है वो हमें उसका जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने ऑलरेडी बोला हुआ है, ऑलरेडी इन 2 प्रोजेक्ट्स की तो ऑलरेडी ये हुआ है कि 30 ईयर्स के बाद दे हैव टू गिव अस बैक। तो इसके ऊपर यही है कि भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी पाइपलाइन में, ये कोई नया नहीं था, ये स्टेज 2 उस वक्त बना हुआ था, तो उसमें यह है कि 12% जो है वो हमें मिलेगा। जाते जाते आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, आखिरी बार जब हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे तकरीबन 1.5 साल पहले, तो आपने कहा था चिराग तले अंधेरा, बिजली यहाँ बनती है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली नहीं होती। आज क्या सूरत हाल है? पहले से बहुत बेहतर है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे यहाँ 70 MVA ट्रांसफार्मर की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत थी, ताकि हमारे वहाँ इलाके में बिजली में स्टेबलाइजेशन आए। वो इन्होंने अप्रूव किया और उसकी टेंडरिंग भी हो गई और हमारे 11 kV लाइन जो है उसकी स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी स्कीम में हो चुकी है। 33 kV लाइन के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट गया हुआ है। तो ये जो 33 भी हो जाएगा तो कम से कम अगले 30 साल में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर की क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो विंटर में हमारी प्राइस कि 50 MVA नया दे के 70 MVA बन के हमारी विंटर की जो क्राइसिस है, जो लोड शेडिंग, ओवरलोडिंग, ये जो होती है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक रास्ता है जो बारामूला को उड़ी से कनेक्ट करता है और पिछले 2 महीने में हमने देखा कि कई बार लैंडस्लाइड उस रास्ते पे हुई है। वजह क्या है और क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है? देखिए, उसमें वो 3 लेन बन रही है, जैसे श्रीनगर से बारामूला 4 लेन बन रही है, तो उड़ी, बारामूला से उड़ी जो है वो 3 लेन बन रही है। अब जब काम आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें लैंडस्लाइड्स, उसके चांसेस, तो जब आप कटाई करेंगे बारिश पड़ेगी तो होगा। इट्स ए नेक्स्ट ईयर उनको कंप्लीट करना है और उसके बाद 5 ईयर्स के लिए उस कंपनी को इसको मेंटेनेंस करनी है। सो ये थोड़ा बहुत तो होता है, एरोजन्स तो होती हैं, एरोजन्स हो रही हैं और हमने भी उनको कहा है कि भाई काम अच्छा करो, काम अच्छा नहीं करोगे तो वी आर गोइंग टू टेक यू ऑन टू टास्क। अब आने वाले दिनों में उड़ी के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ बड़ा काम किए जाएंगे, क्या कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी? देखिए, हमारी पहले यही था, ये स्टेज 2 था, तो ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ ये स्टेज 2 जो है वो, आपको उम्मीद ये है कि उड़ी के लोगों को रोज़गार मिलेगा? बिल्कुल, हमने NHPC वालों को बड़ा क्लियर कह दिया है इस पॉइंट पे, नो कम्प्रोमाइज़ ऑन इट। पहला हक उड़ी वालों का है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जब आपको उड़ी से कोई स्किल्ड वाला नहीं मिलेगा या अनस्किल्ड ऐसा कोई आपको चाहिए जो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, फिर आप वो बाहर से ला सकते हैं। इसी तरह मुहरा पावर हाउस हेरिटेज प्रोजेक्ट,
उसका भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूव दे दिया है, DPR बन चुका है। रुड़की से टीम आई थी, वो कर, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 महीने में उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा और चंदनवाड़ी का भी काम हो जाएगा और रेलवे लाइन का भी हमारा ये चल रहा है। तो मेरा मेन फोकस इसी के ऊपर है कि अगर ये 4 चीज़ें हो जाती हैं, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बीकन के तहत एक जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी रोड की थी, जो गुलमर्ग को टच करती है बोनियार के साथ और उड़ी के साथ, ताकि हम टूरिज़्म, बॉर्डर टूरिज़्म, पिलग्रिमेज टूरिज़्म और इको टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए कि एक स्याह अगर घूमने आता है गुलमर्ग तो वहीं से 2 घंटे में वो बॉर्डर टूरिज़्म का मज़ा ले सके, तो वो प्रोजेक्ट भी मेरा क्लियर हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाएंगे तो कम से कम कई हद तक मेरी बेरोज़गारी में फ़र्क पड़ेगा।